हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हीट इक्वेशन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने हीट इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था। जब भी किसी मटेरियल से अगर हीट का फ्लो हो रहा है और हम लोग बात कर रहे हैं वन डायमेंशन हीट इक्वेशन बोले तो हम लोग हीट का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में हीट इक्वेशन का डेरिवेशन इन ओनली वन डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से लाया था। ओके, तो आज हम लोग हीट इक्वेशन का सोल्यूशन की बात करें तो जो सोल्यूशन करने में जो हम लोग मेथड लगाएंगे वो मेरा रहेगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हमने बहुत ही अच्छा से पढ़ा था एंड साथ में हमने जब वेव इक्वेशन का सोल्यूशन भी डिराइव किया था तो उसमें हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का हेल्प लिया था। ओके, तो आज हम लोग हीट इक्वेशन का सोल्यूशन की बात करेंगे। तो मैं इसमें छोटा मोटा टर्म बताता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से बिल्ड हो जाए एंड आपको जब मैं इसको सोल्यूशन जब निकालूंगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले अगर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें, जब हम लोग ये मेरा पी डी है डेल टी अपॉन डेल स्क्वायर जिसे हम लोग हीट इक्वेशन कहते हैं। पी डी बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम लोग किसी भी पी डी का अगर सोल्यूशन की बात करते हैं, जब भी किसी पी डी का अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग सोल्यूशन में किसका मान निकालते हैं? यू का मान निकालेंगे। यहाँ पे यू किसका फंक्शन है? एक्स एंड टी। जिससे डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी का वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे यू को मैंने किससे डिफ्रेंशिएट किया? टी से और एक्स से। तो यू किसका फंक्शन है? एक्स एंड टी का फंक्शन है। तो यू का मान ही निकालना हमारा होता है पी डी का सोल्यूशन। ओके, तो किसका मान निकालना है? यू का मान। यू बोले तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मान निकालना। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नाम से ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड है? एक्स एंड टी का डिपेंड है। बोले तो यू किसका फंक्शन है? एक्स एंड टी। एक्स एंड टी यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है। ओके, तो नाउ हम लोग यहाँ पे जो मेथड लगाने वाला है वो मेथड है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सोल्यूशन को क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया कि मेरा सोल्यूशन क्या है? यू किसका फंक्शन है? एक्स एंड टी का फंक्शन है। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा सोल्यूशन है वो मेरा एक्स है एंड टी है। जहाँ पे अगर एक्स की बात करें तो एक्स हमारा है फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली। इसमें बोले तो स्मॉल एक्स का मान है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर मेरा आ जाएगा जैसे सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओनली एक्स वाला ही टर्म है और ये सब मेरा तो ऐसे ही लिखा हुआ है। साइन यहाँ कॉस फंक्शन है, यहाँ पे साइन फंक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी किसी प्रकार से टी वाला टर्म नहीं है। बोले तो ये मेरा क्या फंक्शन ऑफ एस एक्स ओनली है। अगर दो अदर एग्जाम्पल एक हल्का सा एग्जाम्पल है तो जैसे मान लें कि एक्स बराबर टू एक्स प्लस फोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली एक्स वाला टर्म है, टी वाला टर्म नहीं है। सेम इसी तरह से अगर टी की बात करें यहाँ तो इसको कहेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ टी ओनली। फंक्शन ऑफ टी स्मॉल टी ओनली। जैसे एग्जाम्पल जैसे सी थ्री ई के पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। यहाँ देख सकते हैं कि इसी जो फंक्शन है उसमें ओनली टी वाले टर्म है, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है। अगर हल्का एग्जाम्पल है तो इसमें मैं ले सकता हूँ जैसे टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने फंक्शन लिखा है उसमें ओनली टी वाले ही टर्म है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि एक्स क्या है? एक्स के अंदर ओनली ये मेरा क्या फंक्शन है एंड इसके अंदर ओनली एक्स वाले टर्म है एंड मेरा टी है और जो इसमें ओनली टी वाले टर्म है। यानी कि जो सोल्यूशन मैंने एज्यूम किया है वो मेरा क्या? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली। नाउ ये मेरा सोल्यूशन है। यहाँ से हम लोग अगर एक्स का मान निकाल ले और टी का मान निकाल ले तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, निकालने के लिए देखो हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल ले तो यहाँ से हम लोग डेल यू अपॉन डेल टी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो इसमें कौन सा टर्म है? डेल यू अपॉन डेल टी है, डेल यू अपॉन स्मॉल टी है इस यहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। तो इसका मान हम लोग किस में से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो देखो डेल यू अपॉन डेल टी अगर इसको मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ एक्स वाले तो कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स टर्म हमारा क्या? एक्स वाले फंक्शन कांस्टेंट हो जाएंगे। तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और टी का डिफरेंशिएशन टी डैश हो जाएगा। ओके, टी डैश का मतलब डेल टी अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। ओके, उसी तरह से अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा, ओके, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में मैं जब कर रहा हूँ तो टी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एक्स टी हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और एक्स का दो बार डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स टी अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी एक्स डबल डैश। नाउ ए वाला मान और ए वाला मान हम लोग किस में पुट कर देंगे? इसमें पुट कर देंगे यहाँ और यहाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स टी डबल डैश बराबर सी स्क्वायर इंटू टी एक्स डबल डैश। यहाँ से हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे। जो भी वेरिएबल है यहाँ पे एक्स एंड टी वेरिएबल है, यहाँ पे क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के लिए सिंपल सा रूल मैंने बताया था कि जो एक्स एंड टी को यहाँ पे क्या करना है? सेपरेट करना है। तो एक्स एंड टी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाला टर्म एक्स से कट जाएगा, टी वाला टर्म टी वाला से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी डैश अपॉन टी हो जाएगा बराबर यहाँ सी स्क्वायर
इंटू एक्स डबल डैश अपन एक्स, यहाँ सी स्क्वायर को हम लोग इस तरफ दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स डबल डैश अपन एक्स बराबर 1/c² इंटू यहाँ दे दिया तो मैंने टी डैश अपन टी हो गया। कुछ इस तरीके से मेरा इक्वेशन आ जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं ये दोनों मेरा किस में इक्वल है, तो इन दोनों के बराबर। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, एक्स एंड टी का मान निकालना है, क्योंकि जो सोल्यूशन मैंने एज्यूम किया उसमें एक्स एंड टी का मान निकालने के लिए हो, एक्स एंड टी का मान हमें निकालना है। ओके, तो क्या करूँगा कि यहाँ से ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर मैं एक लेमडा एज्यूम कर लेता हूँ। तो जब लेमडा मैं एज्यूम कर लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश एक्स बराबर हो जाएगा लेमडा, जहाँ पे एक्स डबल डैश क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ से अगर मैं एक्स डबल डैश की बात करूँ तो एक्स डबल डैश माइनस लेमडा इंटू एक्स बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। ओके, एंड इसके बराबर जब इसको करूँगा, इसके बराबर इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/c² इंटू टी डैश अपॉन टी बराबर लेमडा है। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ टी डैश इसको मैं करूँ तो c² लेमडा इंटू टी बराबर 0, यहाँ से ये इक्वेशन मेरा निकल कर आ जाएगा। ओके, नाउ अब इन दोनों को सोल्व करूंगा, इन दोनों को सोल्व करके हम लोग एक्स एंड टी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे सेम उसी तरह से मैंने किया, हीट इक्वेशन है, यहाँ पे मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मैंने क्या क्या सोल्यूशन को एज्यूम किया u बराबर एक्स टी, एंड नाउ हमें इसका मान और इसका मान निकालना है, कहाँ से, यहाँ से निकालना है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओके, सेम उसी तरह से मैंने देखो एक बार टी से डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स से किया, फिर 2 बार करना है तो एक्स डबल डैश हो जाएगा। नाउ पुट करने के बाद यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेमडा एज्यूम किया, एंड नाउ जो मेरा यहाँ इक्वेशन है वो मैंने यहाँ तक निकाल दिया। अगर यहाँ लेमडा की बात करें हम तो लेमडा का मान कुछ भी हो सकता है, बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, कोई निगेटिव वैल्यू हो सकता है, या फिर 0 वैल्यू हो सकता है। ओके, जब भी हम लोग किसी वैल्यू का बात करते हैं तो यही 3 की बात कर सकते हैं, या तो लेमडा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। पॉजिटिव में कोई भी हम 3, 4, 11 या 8/8 कोई भी टर्म, एंड निगेटिव में भी कोई भी टर्म, एंड 0 तो 0 ही होता है। ना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से केस 3 केस बन जाए। केस 1 जब हमारा लेमडा का मान पॉजिटिव होगा, केस 2 जब लेमडा का मान निगेटिव, एंड केस 3 जब लेमडा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे केस लिया, केस जब लेमडा का मान पॉजिटिव मान आने के लिए हम क्या करूँगा, लेमडा का मान p² पुट करूँगा। यहाँ पे p का मान कुछ भी टर्म हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ओनली रियल नंबर। ओके, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी पुट कीजिए, p का मान माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, रियल नंबर कुछ भी आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से लेमडा का मान हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ना यहाँ हमें पॉजिटिव मान रखने पर इस इक्वेशन में लेमडा का मान p² रखने पर हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ से देखो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब पार्शियल यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितने हैं, एक्स ओनली है। तो जब भी किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो उसका सोल्यूशन की बात करें तो एक यहाँ सोल्यूशन बोले तो एक्स का मान निकालना, सोल्यूशन में हम लोग क्या CF प्लस PI मान निकालते हैं। ओके, तो CF प्लस PI का मान निकालने के लिए हमें CF का मान और PI का एक्स का मान निकालें, CF और PI का मान जरूरत होता है, तब PI का मान हमें RHS पर डिपेंड होता था। यहाँ पे RHS में देख सकते हैं कि 0 टर्म है, इसलिए PI का मान क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो नाउ बचा CF हमारा किस पर डिपेंड करता है, LHS टर्म पर डिपेंड करता है, मतलब LHS से CF का मान निकालते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, CF मान निकालने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, बस LHS टर्म देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए, बस इतना ही मान देखना है। तो इसका हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहाँ पे m² माइनस p² लिखा, देखो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स का मान m पुट करेंगे, तो डेल 2 अपॉन डेल x² का मान कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। x को नेगलेक्ट कीजिए, मतलब x को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, m² माइनस क्या बचेगा, p² बचेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो इसको पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा से होता है, लेकिन आप शॉर्टकट समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन निकाल ले, इसलिए शॉर्टकट समझ लीजिए कि x को हटा दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स को m कहेंगे, तो यहाँ पर 2 बार डेल अपॉन डेल एक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, यानी कि 2 बार m, यानी कि m² आ जाएगा माइनस p² बराबर 0, और m का मान प्लस माइनस p हो जाएगा, यानी कि m का मान एक p हो जाएगा, एक माइनस p। तो जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो CF का मान जो होता है C1 e के पावर अल्फा एक्स, सॉरी CF बराबर होता है e के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ओके, ये अल्फा एंड बीटा यहाँ से कहाँ से आ गया, तो जब भी हमारा m का मान अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है तो ए वाला टर्म जो होता है ये मेरा आई बीटा, यहाँ पे देख सकते हैं आई बीटा, ए मेरा होता है इमेजिनरी नंबर वाला, इमेजिनरी टर्म आता है, जहाँ आई से डिनोट हो रहा है कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी टर्म है, जैसे 2 + i3 है या फिर 2 + 3i है। तो जब भी इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट, और इस वाले पार्ट को कहेंगे हम लोग रियल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
ओनली रियल पार्ट है, आई वाले टर्म है नहीं, तो यानी कि ओनली रियल वाले पार्ट है, तो बीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बीटा का मान 0 हो जाएगा। जब इसमें बीटा का मान पुट कीजिए तो cos 0 1 हो जाएंगे एंड sin 0, ये मेरा साइन बीटा है, ये वाला क्या है साइन बीटा है। ओके, साइन बीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा कौन C1 इंटू 1, तो C1 इंटू 1 यानी कि C1 अल्फा एक्स, यानी कि C1 अल्फा एक्स। उसी तरह से अगर माइनस बीटा के लिए लिखे तो प्लस माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म तो पूरा 1 आ जाएंगे, तो C1 ई के पावर माइनस पी एक्स हो जाएगा, तो माइनस पी एक्स। सी एफ मैंने निकाला। उसी तरह से हम लोग एक्स का मान क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई, तो पी आई का मान तो 0 है, तो सी एक्स के बराबर सी एफ हो जाएगा। पी आई का मान क्या है 0 है, तो एक्स बराबर मेरा मान निकल गया। ओके, सेम उसी तरह से हम लोग टी का मान निकालेंगे, तो टी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का मान लेमडा का मान क्या करेंगे, पॉजिटिव पी स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा ना। उसी तरह से हम लोग ये मेरा इसमें आप देख सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओनली क्या है, टी है, इसलिए हम लोग इसका ऑर्डिनरी सोल्यूशन निकलेंगे टी बराबर सी ए प्लस पी आई। लेकिन आप पी आई हम लोग को पता है कि आर एच एस पर डिपेंड करता है, आर एच एस टर्म 0 है, इसलिए पी आई मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नाउ अगर हम लोग इसका अब सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, तो सेम उसी तरीके से डेल अपॉन डेल टी को क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो क्या सॉरी एम मानेंगे, तो एम हो जाएगा माइनस टी को निगलेक्ट करेंगे, हटा देंगे। एक ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, तो क्या बच यहाँ से टी हटा देंगे तो बच जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और सी का मान हो जाएगा यहाँ, ये भी हमारा क्या है रियल पार्ट है, एम बराबर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है सी स्क्वायर पी स्क्वायर है। नाउ इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा अल्फा का मान, तो सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। एक्स के जगह पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक्स थे, और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी है, इसलिए मैंने टी रखा। ओके, तो नाउ टी बराबर मेरा ये निकल, टी बराबर क्या सी ए प्लस पी आई मान 0 है, तो सी एफ अगर निकल गया तो टी का मान निकल गया। नाउ हमें पता है कि इस सोल्यूशन मेरा क्या एक्स इंटू टी है, तो एक्स इंटू टी एक्स का मान इतना और सी का मान रखा, तो मेरा जब लेमडा इक्वल टू अगर पॉजिटिव था तो मेरा सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, जब लेमडा इक्वल टू निगेटिव, तो सेम उसी तरह से जो पॉजिटिव वाला था उसमें अगर माइनस लगा दे, तो लेमडा इक्वल टू किसी पी के किसी भी मान के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी किसी भी मान के लिए, एक रियल नंबर की बात करें, पी एक क्या है हमारा रियल नंबर है, तो किसी भी मान के लिए लेमडा का मान क्या हो जाएगा निगेटिव रहेगा। तो जब निगेटिव रहेगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, इस इक्वेशन में लेमडा का मान क्या रखेंगे माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस। और सेम उसी तरह से एक मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है स्मॉल एक्स मान लिए, तो ना हमारा जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो मेरा एक्स का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम पिछला जब थोड़ा देर पहले ही बताया कि जब हम लोग किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन बोलो तो किसका मान, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान, ये स्मॉल एक्स और ऊपर वाला कैपिटल एक्स है। ओके, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन है, एक्स है, तो एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स पावर क्या सी ए प्लस पी आई। हमें तुरंत मैंने बताया कि जब पी आई किस पर डिपेंड करता है, आर एच एस टर्म यहाँ 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स पर क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा। नाउ अब हम लोग सी एफ का मान निकालें, सी एफ का मान एल एच एस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एल एच एस का मान देखो, यहाँ पे एक्स हटा देंगे तो इसका मान एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर यहाँ एम का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस, देखो रूट अंदर -1 को हम लोग आई कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पी स्क्वायर का पी हो जाएगा, रूट अंदर -1 बचेगा तो -1 का आई हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 गुने पी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, रूट अंदर -1 बच जाएगा यहाँ पे गुने रूट अंदर -1, रूट अंदर -1 को हम लोग आई कहते हैं, आई को आयोटा कहते हैं, यह एक इमेजिनरी टर्म होता है, इमेजिनरी, जैसे यहाँ रूट अंदर -1 क्या है इमेजिनरी टर्म है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर है। ओके, आई इंटू पी। ओके, तो आई इंटू पी हमारा क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि रियल अगर एम बराबर अल्फा माइनस आई बीटा होता है तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सी एफ हमारा होता है सी वन नहीं ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा का मान, यहाँ अल्फा का मान क्या है 0 है। ओके, 0 प्लस माइनस आई पी है, तो यहाँ पे अल्फा का मान 0 पुट करेंगे तो ई का मान ई के पावर 0 हो जाएगा, बच जाएगा ए वाला टर्म। इसमें बीटा का मान क्या पुट करना है, पी पुट करना है, यहाँ भी बीटा का मान पी पुट करना है, तो C1 कॉस पी एक्स C2 साइन पी एक्स, C1 कॉस पी एक्स और C2 साइन पी एक्स। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सी ए बराबर क्या होता है ई के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। देखो एम बराबर प्लस माइनस आई बीटा है, लेकिन जब सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो हम लोग सोल्यूशन इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा का मान क्या है, इस टर्म में अल्फा का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे बीटा का मान पी हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पी पुट करेंगे, यहाँ भी पी पुट करेंगे तो हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। उसी तरह से सेम हम लोग टी का भी मान निकालेंगे, जब हम लोग लेमडा का मान क्या पुट करेंगे माइनस पी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन में एक्स का मान निकालने के बाद हम लोग टी का मान निकालेंगे। ओके,
तो टी का मान यहाँ पे पुट करेंगे माइनस पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया। फिर यहाँ से मैं यहाँ देखो इसमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मेरा पी डी है वो मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें स्मॉल टी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें ओनली टी है, इसलिए इसका सोल्यूशन जो निकल के सी एफ प्लस पी आ जाएगा। एंड आर एच टर्म मेरा जीरो है, इसलिए सी एफ का मान टी बराबर सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ एक्सोल्यूट इक्वेशन लिखने के लिए सेम उसी तरह से एम प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेरा रियल नंबर है, रियल पार्ट है। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में मेरा क्या अल्फा है, यहाँ आई वाले टर्म नहीं है, यानी कि जीरो मान के चलूँगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बीटा का मान जीरो पुट करेंगे तो ओनली कौन सा मान आएगा सी वन अल्फा एक्स, एंड ए वाला टर्म जी वन हो जाएगा, तो सी वन ए वाला। तो यहाँ पे सी वन सी टू मैंने लिया, तो मैं सी थ्री लूँगा, ई की पावर माइनस सी उसका पी स्क्वायर इंटू टी। नाउ तो मेरा सोल्यूशन आ गया, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। सेम उसी तरह से अगर लेमडा का मान जीरो ले तो आप देख सकते हैं लेमडा का मान जब जीरो रखेंगे तो डेल टू एक्स अपन डेल एक्स उसका बराबर स्मॉल एक्स है, ऊपर वाला फंक्शन है कैपिटल एक्स है। ये किसका कैपिटल एक्स फंक्शन किसका स्मॉल एक्स का है। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ ए वाला मान आ जाएगा। ओके सिंपल है, 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो अरे यार आई होप ये अच्छा लग रहा होगा, मतलब समझ में आ रहा है। इसको 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट करूँगा तो डेल एक्स अपन स्मॉल एक्स बच जाएंगे और सी वन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एक्स का मान सी वन एक्स प्लस सी टू आ जाएगा। ओके ओके तो यहाँ पे एंड सेम इसी तरह से करेंगे तो टी का मान यहाँ पे से करेंगे तो सी थ्री, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सी थ्री हो जाएगा। तो नाउ यू बराबर क्या हो जाता है, यू बराबर एक्स इंटू टी होते थे, एक्स का मान एंड टी का मान पुट किया तो ये मेरा क्या थर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग तीनों जो सोल्यूशन निकाले उसको एक साथ लिखे। जब लेमडा इक्वल टू जीरो तो कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन आया, जब लेमडा इक्वल टू पॉजिटिव तो मेरा कुछ इस प्रकार से सोल्यूशन आया, एंड व्हेन लेमडा इक्वल टू निगेटिव तो कुछ इस प्रकार से मेरा सोल्यूशन आया। लेकिन अगर हम एक बात करते हैं कि तीनों में से कौन मेरा सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हीट का फ्लो होता है, हीट का जब फ्लो होता है तो टाइम के अनुसार हीट जब भी देखो, जब इसका अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर किसी भी मटेरियल है, लोहा समझ लो, लोहा का टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ कि 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटिव लिखा है, मतलब कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, ये इसका टेम्परेचर क्या होगा धीरे धीरे घटेगा। कोई भी चीज़ गर्म है तो टाइम के अनुसार ठंडा होता है। ओके तो जो भी हमारे इसमें सोल्यूशन वही होगा जिसमें यू हमारा क्या टेम्परेचर हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा जब टाइम क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो जो भी सोल्यूशन इस टर्म को अगर डिफाइन कर रहा है, इस टर्म को डिफाइन करेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा टाइम जब इंक्रीज करेगा, तो वो मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का मेरा क्या यू को हम लोग टेम्परेचर से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर का मान ए है। तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम का मान और टाइम इसमें टाइम का वैल्यू है ही नहीं, मतलब टाइम का मान कुछ भी रखें हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा। मतलब टाइम बोले तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर टाइम से इंडिपेंडेंट है, बोले तो इसमें कभी भी इसका मान जीरो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये टर्म नहीं होगा। देखो यहाँ पे टी वाले टर्म है ही नहीं, तो टी का मान कुछ भी रखें बोले तो कितने भी समय पर जाकर देखें हमारा इसका मान कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। ओके टी का मान इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। अब लेमडा इक्वल टू पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि यू और टी के बीच डायरेक्टली रिलेशनशिप है, यू और टी के बीच डायरेक्टली रिलेशनशिप है बोले तो। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है, मतलब यू और टी के बीच में टेम्परेचर और टाइम के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशनशिप है बोले तो टाइम के मान इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, जो रियल सोल्यूशन नहीं है, बोले तो ये मेरा सोल्यूशन नहीं होगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर और टाइम के बीच में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर और यहाँ पे टाइम क्या माइनस टी के साथ है, तो यहाँ पे जब भी माइनस लगा हुआ रहता है इसका मतलब क्या इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और टाइम एक इन्वर्स फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा नेगेटिव लगा दिया, मतलब कि दूसरा हमारा क्या करेगा एक जैसे नेगेटिव लग गया है बोले तो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा फंक्शन इसमें डिक्रीज करेगा, बोले तो एक दूसरे का क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो हमें कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, बोले तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी मतलब कोल्ड होते जाएगा। तो ये मेरा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए तीनों में से अगर बेस्ट सोल्यूशन की बात करें तो ये हीट इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करने वाला जो हमारा सोल्यूशन है वो इस प्रकार से है, ये वाला सोल्यूशन है। इसलिए जब लेमडा इक्वल टू जब नेगेटिव रखेंगे बोले तो लेमडा का मान जब मैंने पी स्क्वायर रखा, जहाँ पे पी मेरा क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके
तो यहाँ जो मेरा सोल्यूशन निकल के आया कुछ इस प्रकार सोल्यूशन आएगा, यानी कि मेरा हीट इक्वेशन का सोल्यूशन है, हीट इक्वेशन का मेरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन 1 मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि देखो टाइम और यू और टी के बीच में सोल्यूशन 2 मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि यू और टी के बीच डायरेक्टली रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर टी का मान इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, जो हमें इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एंड सोल्यूशन 1 रिजेक्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि एक नॉन जीरो टेम्परेचर है, ऑल टाइम टेम्परेचर का मान कुछ भी रखें, मतलब टाइम कुछ भी रखें, एक जीरो कभी आएगा नहीं इसमें, ये भी कभी इसमें मतलब टाइम कुछ भी रखें, ये सोल्यूशन जो आया है कभी भी जीरो नहीं आएगा, जो एक एग्जैक्ट सोल्यूशन से रियल सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए 1 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा जो सोल्यूशन आ गया हीट इक्वेशन का वो ए वाला टर्म है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका क्वेश्चन एंड सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।